दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को सीख लेते हैं। तो दोस्तों अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का परिभाषा आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए अब परिभाषा को समझ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल से उसको समझ लेंगे एक बार फिर से कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं। तो परिभाषा में दिया है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों कि आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, ठीक। चलिए अब इसको हम सीख लेते हैं कि मतलब एक परिभाषा क्या करा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कह रहा है कि दुनिया की जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनखंड करेंगे तो हमेशा अभाज्य संख्या मिलेगा। बस इसी को बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था अभी हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। कह रहा कि कोई भी भाज्य संख्याओं का गुणनखंड करेंगे तो हमेशा अभाज्य संख्या ही मिलेगा। चाहे कितना वो भाज्य संख्या रहे उसका गुणनखंड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, अभाज्य संख्या ही मिलेगा। इसी को बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम परिभाषा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए एक हम भाज्य संख्या ले लिए, कोई भी भाज्य संख्या अपने दिमाग में मान लीजिएगा, ठीक है। तो हम भी मान ले रहे हैं, मान लीजिए एक भाज्य संख्या हम 90 ले लिए, कितना 90, ठीक है। अब 90 का जब गुणनखंड करेंगे ना, परिभाषा कह रहा कि जब 90 का गुणनखंड करेंगे आप तो हमेशा अभाज्य संख्या ही मिलेगा। क्या मिलेगा, अभाज्य संख्या मिलेगा। चलिए हम गुणनखंड करके देख लेते हैं, अभाज्य संख्या मिलेगा तो कह देंगे हाँ मिलता है, उसी को बोल देते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब 90 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 90 को के बार में कटेगा 45 बार में, फिर 2 से नहीं कटेगा कैसे, 3 से काटेंगे के बारे में 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। देख रहे हैं 90 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 36 18, 18 पर 6 90 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे और क्या 5। एंड देख रहे हैं यहाँ 90 हमारा भाज्य संख्या था। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 90 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल 2 संख्याओं से कटे उसे क्या बोलते थे हम, अभाज्य संख्या बोलते थे। इन सभी संख्याओं के बारे में हम पिछले वीडियो यानी पहले वाले क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यानी जब हम वास्तविक संख्या चालू किए थे चैप्टर, पहले वीडियो में हम लोगों ने यही संख्याओं के बारे में पढ़ा था। टोटल की जितनी संख्याएं होती हैं सबके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, यानी एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यानी देख रहे हैं जब 90 का गुणनखंड किए तो हमारे 2 भी क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। 3 भी क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। ये 3 ये भी अभाज्य संख्या होता है। 5 क्या होता है, अभाज्य संख्या। यानी देख रहे हैं जब 90 का गुणनखंड किए तो सब अभाज्य संख्या ही मिले। इसी को बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं, और कोई नहीं कुछ नहीं इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए यानी देख रहे हैं एक भाज्य संख्या का जब गुणनखंड किए तो अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो रही है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए हम गुणनखंड कर रहे हैं 60 का, कितने का, 60 का। जब 60 का गुणनखंड करेंगे, 60 का कैसे करेंगे, 60 का गुणनखंड चलिए कर लेते हैं। 60 को कर लिए, 2 से काटिए के बार में 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, फिर 5 से कई बार में 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। चलिए इसको 60 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 25 60 हो जाएगा ना। चलिए इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक, 3 गुणे 5। चलिए 60 का गुणनखंड कर लिए। अब देखिए 60 एक भाज्य संख्या है, मानते हैं कि नहीं मानते, मानते होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मानना पड़ेगा, 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है तो भाज्य संख्या होगा ये, ठीक है। चलिए अब देखिए 60 जब भाज्य संख्या है और हाई वाले देखिए कहीं अभाज्य संख्या है क्या, अभाज्य संख्या। क्यों, 2 भी अभाज्य संख्या होता है, 3 भी अभाज्य संख्या होता है, 5 भी अभाज्य संख्या ही होता है, ठीक है। इसलिए देख रहे हैं कि कोई भी भाज्य संख्या ले रहे हैं उसका गुणनखंड कर रहे हैं तो क्या उनका क्या हो रहा है, मिल रहा है गुणनखंड, अभाज्य संख्या ही मिल रहा है। इसी को बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसमें एक लाइन और दिया नीचे, कह दिया है कि यानी तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अब देखिए यहाँ अद्वितीय का मतलब क्या, बच्चे यहीं कंफ्यूज जाते हैं, अद्वितीय किसे कहते हैं, देख लीजिए समझ लीजिएगा, फिर कभी भूलेंगे नहीं। अद्वितीय मतलब यानी इसके जैसा और कुछ नहीं है। यानी कह रहे हैं यदि 90 का गुणनखंड मान लीजिए कर भी दें किसी और तरह से तो इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है, आएगा इतना आएगा और कुछ नहीं आएगा। अद्वितीय मतलब बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं,
अद्वितीय मतलब अकेला ही गुणनखंड है, 90 का अकेला गुणनखंड इतना होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। बहुत से कर सकते हैं, नहीं आपका मन कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, बहुत से आप कर सकते हैं, हम पहले 2 से काटें, आप 3 से काट देंगे, दूसरा कोई रहेगा 5 से काट देगा और कुछ नहीं कर सकते। चलिए मान लीजिए हम ये 3 से काट दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तब पर भी इसका आंसर इतना ही आएगा। लेकिन देख रहे हैं जो गुणनखंड की है, इसमें भी 2 बार 3 था, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। बस क्या कुछ अलग किए हैं? कुछ नहीं अलग किए, बस इसके क्रम को हम चेंज कर दिए हैं। वही कर रहा है, उनके क्रम को यानी क्रम को छोड़ करके यानी क्रम के बिना कोई अद्वितीय हल है, ठीक है। यानी इसको क्रम को यदि हम छोड़ दें यानी तो हमको अद्वितीय हल मिलेगा, यानी इसके अतिरिक्त कोई हल नहीं मिलेगा, सॉरी कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यानी अभाज्य संख्या है तो इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। यानी भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अब दिमाग में आप लोगों को गूंज रहा होगा कि हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का यूज कहाँ करेंगे। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का यूज हम कहाँ करते हैं, लसा और मौसा निकालने में, HCF और LCM निकालने में, ठीक है। चलिए अब उसको अभी हम बारी बारी से सीख लेते हैं कि HCF और LCM कैसे निकालेंगे, यानी इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा और देख लीजिए ध्यान से। यहाँ हमारा 2 था तो 2 को 2 रहने दें सर, यहाँ हमारा 3 2 बार था का, जब 3 2 बार है तो उसको घात के रूप में लिख सकते हैं का, 3 पे घात 2 बार है तो 2, उसको यानी उसको समेट के लिख लिए, छितराया हुआ तो समेट कर रख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख सकते हैं 3 पे घात 2 लिख सकते हैं का, 3 पे घात 2। अब गुणे 5 है तो गुणे 5 भी लिख सकते हैं, देखिए यानी जितना हाई लिखा है उतना हाइयो लिखा है, बस क्या करें 3 यहाँ छिटाया हुआ था तो इसको बिटोर दिए 3 को, ठीक है। चलिए इसको भी लिख सकते हैं 2 पे घात करना 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अरे इसको देखिए 2 को हम पावर के रूप में लिख लिए। अब देखिए अब हमको मान लीजिए अब पूछ दिया LCM निकालिए, HCF निकालिए, कैसे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का यूज करके। यानी कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ देता है कि यानी अभाज्य गुणनखंड द्वारा, देखिए ऐसा अभाज्य गुणनखंड था ना, कर देगा अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसा और मौसा ज्ञात कीजिए, कोई भी 2 संख्याएं दे देगा। अभी हम एग्जाम्पल में सब कुछ बताएंगे, एक एक करके सारी चीज़ बताएंगे, यानी एक को उदाहरण नहीं छोड़ेंगे, एक को पर्सनालिटी का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आप, यानी सब कुछ करवाने वाले हैं, ठीक है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब देखिए इस एग्जाम्पल से आप सीख लेते हैं कि लसा मतलब लसा कैसे निकलता और मौसा कैसे निकलता, ठीक है। चलिए सबसे पहले सीख लेते हैं मौसा। मौसा किसे कहते हैं, HCF, ठीक है। चलिए HCF कैसे निकलता है, HCF को हम क्या बोलते हैं, मौसा भी बोलते हैं ना, HCF को क्या बोलते हैं, इसका हिंदी रूप क्या होता है, मौसा, यानी महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब देखो यानी हमको किन 2 संख्याओं का मौसा निकालना है, यहाँ 90 और कितना 60, यदि 90 और 60 का मौसा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 90 और 60 का मौसा निकालने के लिए मौसा मतलब जो दोनों में कॉमन मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी अभाज्य गुणनखंडों में मिलने वाले, ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंडों को मिलने वाले गुणनखंड का क्या लेंगे, न्यूनतम घात लेंगे। अब देखिए यहाँ घात मतलब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे घात को, मतलब घात क्या बता रहे हैं सर जी, ठीक है। कुछ नहीं यार, समझने वाली बात है। यहाँ देखिए इसके घात कुछ नहीं, एक लिख सकते हैं, इसका घात 2 है, इसका घात कितना है 1, यानी इसको हम घात के रूप में लिख लीजिए, इसको भी घात के रूप में लीजिए, यहाँ एक घात और एक घात। मौसा का मतलब क्या होता है, मौसा मतलब दोनों में कॉमन मिले, यानी जो मिले उसी को HCF बोलते हैं ना। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, ठीक है। 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए जो मिल रहा है उसी का न्यूनतम घात, ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड का न्यूनतम घात लेंगे, यानी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड न्यूनतम घात। मौसा निकालने के लिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का न्यूनतम घात लेंगे, ठीक है, न्यूनतम घात। चलिए न्यूनतम घात वाला, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसमें क्या था हमारा, अब मतलब दोनों में कॉमन क्या था, 2 था, तो 2 का न्यूनतम घात वाला लेंगे, बड़का वाला नहीं छोटका वाला, तो 2 पे 1 ले लिए गुणे। तीनों मिल रहा है, 3 देखिए यहाँ 2 घात है, यहाँ 1, तो छोटका वाला लेंगे हमेशा, 3 पे 1 लीजिए। अब 5 देखिए 5 तो एक ही बार है, तो 5 को 5 लिख लीजिए। अब देखिए इसका गुणनखंड कर लिए 2 3 6, 6 5 30, यानी इसका गुणा कर लिए, हमारा मौसा कितना आ गया, HCF कितना आ गया, हमारा HCF बराबर आ गया 13 आ गया। बस इसी तरह हम क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। अभी तो मौसा निकालना सीख लिया, मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, उभयनिष्ठ गुणनखंडों में
जो भी अभाज्य संख्या मिले रहेंगे उनमें उभयनिष्ठ जो गुणनखंड रहेगा उसी का न्यूनतम घात वालों को लिख लेंगे। क्या मिल जाएगा? मौसम मिल जाएगा। अब लौसक कैसे निकालते हैं? लौसक को क्या बोलते हैं हम? LCM, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? लौसक बोलते हैं, ठीक है, लौसक बोलते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए लौसक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं में यानी जो ये संख्याएं और ये संख्याएं जो कुछ भी दी रहेंगी इनमें संबंधित जितने भी अभाज्य गुणनखंड रहेंगे उन सब का हम क्या कर लेंगे? अधिकतम घात ले लेंगे। यहाँ हम न्यूनतम घात ले रहे थे ना, इसमें मौसम क्या बोल सॉरी लौसम क्या लेंगे हम? अधिकतम घात लेंगे। जैसे मान लीजिए इन दोनों का लौसा निकालना है 90 और कितने का? 90 और 60 का लौसा निकालना है। यहाँ देखिए यानी इसमें हमको 2 3 5 मिला, इसमें 2 3 5 मिला, इसमें भी। चलिए अब इसमें हम बड़का घात वाले लेंगे। बड़का घात कितना है ये दोनों में? 2, तो 2 कितना लिखेंगे? 2 पे घात 2, ठीक, गुणे फिर 3 है ना, 3 पे कितना? 2 बार ना, तो 3 को घात 2 लिख लीजिए, गुणे 5 एक के बार है, 5 एक ही बार लिख लिए। बस देख रहे हैं इसमें अधिकतम घात को लेंगे और इसमें न्यूनतम घात को लेंगे। चलिए यहाँ देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, गुणे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, गुणे 5 है तो 5, 4 9 36, 36 में 5 का गुणा है, ऐसे करिए 9 चौको 36 गुणे 5, 36 गुणे 5 कर लीजिए, 5 छक्का 30 का 0, 5 तियाँ 15 3 18, यानी इसका लौसक कितना गया? 180, यानी इसका लौसक कितना गया? 180 आ गया, ठीक। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को सीख पाए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे कुछ और एग्जाम्पल कराने वाले हैं। आपकी किताब के जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन सबको कराने वाले हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सब आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।